पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, क्योंकि अगर आपको कुछ दिनों पहले की खबरें अगर अखबार के कटिंग्स की मैं आपको दिखाऊं, तो अखबार की कटिंग्स अभी कुछ दिनों तक, ज़्यादा दिन नहीं हुए उसको, लगभग 5 से 6 दिन पहले जो खबरें जिस तरीके की आई थी, और उस समय क्या आपको लगता था कि किस तरीके की खबरें उस समय आ रही हैं। अखबार में ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की जा रही थी, इस तरीके की खबरें आ रही थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें कि जनरल्स, जिसमें कि डिप्लोमैट श्रीलंका के एक होटल में मिले। उस पर हमने एक बार बातचीत भी किया था। लेकिन आज क्या हुआ? आज एक ओपन लेटर लिखा गया है। इंडिया टुडे के एक खबर का स्क्रीनशॉट भी आपके सामने दिखाएंगे, और मैं बताऊंगी उसके बारे में कि 1 साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद, लगभग 117 लोगों ने भारत और पाकिस्तान से एक चिट्ठी लिखी है, एक जॉइंट लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शहबाज शरीफ को, कि जो हमारे टाइज़ हैं, जो हमारा संबंध है, उसको फिर से बहाल किया जाए। और उसमें क्या-क्या अपील की गई है? उसमें अपील ये किया गया है कि दोबारा जो हाई कमिश्नर्स हैं, उनकी तैनाती की जाए, उनको रीइंस्टेट किया जाए। हमारी जो नॉर्मल वीज़ा सर्विसेज़ हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि बिल्कुल ठप पड़ गई थी आतंकवादी माहौल के चलते, उनको बहाल किया जाए, एयर स्पेस को खोला जाए। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अटारी और वाघा बॉर्डर, जो लैंड बॉर्डर है, उसको व्यापार के लिए खोला जाए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस, उसको बहाल किया जाए, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं, उनको पूरी तरह से रखा जाए। ये जो पूरी अपील है, ये किसके तरफ से इशू की गई है? सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, और 117 लोगों ने इस पर साइन किया है, जिसमें 61 लोग भारत से हैं और 56 लोग पाकिस्तान से। अब जब अभी ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें आ रही थी, तो आपने देखा था कि एनईए ने बिल्कुल मना कर दिया था। एनईए ने ये कहा था कि नहीं, ये ऑफिशियल डायलॉग हो नहीं सकता, इसको इंटरप्रेट उस तरह से ना किया जाए। अब ये 117 लोग लिख रहे हैं, तो कहाँ से ये, हवा में तो ये खबरें आ नहीं रही है, या हवा में इन 117 लोगों को अचानक से सपना तो नहीं आ गया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सुधारना चाहिए? उसका कारण क्या है? आज उस कारण को हम तलाशने की कोशिश करेंगे, और ये जो जॉइंट चिट्ठी लिखी गई है, इसका असर क्या होगा भारत और पाकिस्तान में। मैं अभी देख रही थी कुछ बीजेपी लीडर्स के स्टेटमेंट्स, जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो ऐसा कोई डायलॉग का सिलसिला हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेरर और टॉक्स, यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ हैं। क्या कहेंगी इस खबर पर? पहले ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें आई श्री कोलंबो से, जहां पर होटल में जनरल नरावने, राम माधव जैसे लोगों की मीटिंग की खबरें आई, उसको एमईए ने खंडन कर दिया, और अब खबरें आ रही है कि 117 लोगों ने जॉइंट लेटर लिखा है शहबाज शरीफ और मोदी जी को। क्या होता हुआ देख रहे हैं? इसका असर क्या होगा? जी, देखिए, असर से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लें कि ये जहाँ पे कि हम दोनों नेशंस, पाकिस्तान और हम, एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते हैं, और मतलब वो कहते हैं ना, आई टू आई देख नहीं सकते हैं, इतनी जानी दुश्मन है एक दूसरे के। और आपने देखा है कि अभी तक 4-5 जंगें हो चुकी हैं दोनों देशों के बीच में, अलग अलग डिस्प्यूट्स को लेके, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो वो जो नेशंस हैं, इनका, अब आपने जो ये बताया, ये डेवलपमेंट होना, तो ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है, इसकी भी एक बैकग्राउंड है। लेकिन सबसे पहले ये शुरुआत कैसे हुई है? देखिए, ये सारा जो हुआ है डेवलपमेंट, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो परिस्थितियां हैं, वो इसके लिए ट्रिगर पॉइंट बनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ कि जो सीज़ फायर हुआ, उसके बाद से जो खबरें निकल के आई, और जो विश्व समुदाय ने और दुनिया भर की प्रेस ने भी बताया कि अमेरिका, जो पाकिस्तान है, वो एक विनर के तौर पे, जैसे आज ईरान की स्थिति है, ऐसी कमोबेश ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो पाकिस्तान की जो सेना है, उसने चाइना की मदद से जो अपना कौशल दिखाया, उससे अमेरिका खासा इम्प्रेस हुआ। और आपने देखा कि उसके बाद से आसिफ मुनीर, जो वहाँ के फील्ड मार्शल हैं, जो कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो फील्ड मार्शल बना दिए गए, वो ऑपरेशन के बाद जो फील्ड मार्शल बने आसिफ मुनीर, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो अचानक से ट्रंप के बहुत ज़्यादा चहेते हो गए, और उन्होंने कई ट्रिप्स अमेरिका के लगाए, पर्सनली उनको लंच डिनर पे बुला रहे हैं, और माय फेवरेट फील्ड मार्शल एंड जो भी कुछ था। उसके बाद चांस की बात थी कि इतना अभी लाडला बन ही रहा था अमेरिका का पाकिस्तान, उसी दौरान सऊदी अरब ने
पाकिस्तान को बोला कि आप हमारी सिक्योरिटी का जो कंसर्न्स हैं वो आप एड्रेस करेंगे, और वहाँ पे बताते हैं ऐसा कि वहाँ कई बटालियंस पाकिस्तान आर्मी की पहुँच भी गई हैं, जो कि उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है उसका। उसके बाद चाइना का तो लाडला बना हुआ ही है। उसके बाद जो पाकिस्तान के जो सितारे बुलंद होने शुरू हुए, उसी के दौरान ये ईरान का वॉर आ गया जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उस ईरान वॉर में जो ख़त्म होने के बाद उसको जो मतलब जो ख़त्म नहीं हो रहा था, उसमें फर्स्ट स्टांस में भी और उसके बार-बार जो स्कर्मिशेस होती रही, बार-बार 8-9 महीने हो गए हैं उन चीज़ों को, उसमें पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल अदा किया। मीडिएटर का रोल अदा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने चुना था उनको। अमेरिका ने क्यों चुना था कि नंबर 1 तो पाकिस्तान जो है ईरान का नेबर है और वहाँ की टोपोग्राफ़ी से, ज्योग्राफ़ी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, सब चीज़ से वाकिफ़ है, और जो मिडल ईस्ट के जो इलाके हैं उनमें सारे मुस्लिम कंट्री हैं, और पाकिस्तान का वहाँ जो सऊदी अरब में तो है ही सिक्योरिटी का कंसर्न, और अदरवाइज़ और कंट्रीज़ से भी उनके अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ का वो अपना और एक जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका आपस में है। तो वहाँ पे जो, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुआ, इस्लामाबाद के नाम से हुआ। इस्लामाबाद में जेडी वैंस आए, वहाँ पे मुज़ाकरात जिसको बोलते हैं जो डेलिब्रेशंस हुई, और उसके बाद ये नतीजा आया कि अल्टीमेटली दुनिया शांत हो गई है, और अब वहाँ के खमैनी साहब की भी क्रिमेशन हो जाएगा शांति के बाद से। अब जब जो पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंट रोल आया, और अब अमेरिका को पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि न केवल वेस्ट एशिया को संभालेगा, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी ये हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज़ करा सकते हैं किसी हद तक। नॉर्मलाइज़ ना भी कराएँ तो एटलीस्ट जो ये टक्कर रहती है आपस में, वो ये ख़त्म करा सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत पुराना रिश्ता चाइना के साथ है। तो उसके लिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है, उसके बॉर्डर्स जो हैं वो सब तरफ से शांत होने चाहिए। उनको हर वक्त जो इंडिया की तरफ से उनकी जो मिसाइल्स, जो उनके सिक्योरिटी सिस्टम तैनात रहते हैं, तो वो उनको ये कि कश्मीर के बॉर्डर पे हो रहा है, पंजाब के बॉर्डर पे हो रहा है, राजस्थान के बॉर्डर पे हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबी हमारी सीमा 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी हमारी सीमा में पाकिस्तान से मिलती है। तो उस सीमा पे शांति रहे, तब ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत सारे काम कर सकता है, जो कि देखिए, इसको आप पूरा चाहे डिसमिस करें, कंडेम कुछ भी करें, क्रिटिसाइज़ करें, कुछ तो ख़ासियत रही होगी इस आसिफ मुनीर के अंदर, जो उसने ये इस्लामाबाद अकॉर्ड एटलीस्ट टेबल के आप ये भी बता रही थी कि पाकिस्तानी चैनल्स इस समय केवल और केवल इसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात कर रहे हैं, तमाम इश्यूज़ को लेकर आ रहे हैं। भले ही भारत की तरफ से इसका खंडन कर दिया जाए कि नहीं भाई, आतंकवाद और बातचीत हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम ये माने कि ट्रंप के प्रेशर में ही आकर अब ये जो, या ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि अब किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हमें नॉर्मलाइज़ करना है। आपको इंटेंशन क्या लगता है? क्या ये प्रेशर है अमेरिका की तरफ से? प्रेशर, हाँ, बिल्कुल है, प्रेशर है। ये जो जो इतने एक्टिव हो रहे हैं, इनको जो मैंडेट है वो यही है कि तुम्हें ये रिलेशंस को, जो टेंस है रिलेशनशिप, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज़ करिए, इसमें थोड़ा ढील आनी चाहिए। और ये इनका 24 घंटे की जो लड़ाई है, हर वक्त तलवारें तनी रहती हैं, उनको थोड़ा कम, उनकी जो कशीदगी है वो कम होनी चाहिए। तो ये उसका सीधा-सीधा आपका ये दिखाई दे रहा है। और जो हमारी जो सरकार है, देखिए, प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या हुई है कि हमारे पाकिस्तान के साथ हमेशा से एक खट्टे-मीठे रिलेशन जो चलते रहे हैं, लड़ाइयाँ चलती रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो हमारी भाजपा सरकार इस वक्त है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो इस वक्त गवर्न कर रही है इस देश की विदेश नीति को। तो वो जो भाजपा संघ की जो आइडियोलॉजी है, वो एंटी मुस्लिम है, स्ट्रिक्टली एंटी मुस्लिम है। उनका मतलब है, उनका मानना है कि मुस्लिम जो है सेकंड ग्रेड के नागरिक होने चाहिए। तो उसमें उसी से वो विदेश नीति उनकी गाइडेड हो रही है। अभी आप कल परसों आपके चैनल पे ईरान के खमैनी के क्रिमेशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ भी यही बात निकल के आई थी। और पाकिस्तान के साथ तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी विदेश नीति का, कि मतलब आप कुछ भी बोलिए और उसमें ऐसा लगे कि आप पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बोल रहे हैं या पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपको कह दिया जाता है आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान परस्त हैं, मुल्ले हैं आप, ये है वो है, जो भी कुछ।
तो जो पाकिस्तान जो है हमारे देश की एक राजनीति का एक कहते हैं ना कि एक फोकल पॉइंट है, मतलब हर वक़्त किसी को सज़ा देनी हो, किसी को गाली देनी हो तो वो पाकिस्तान के नाम से दी जाती हैं। सारी जो भी गालियाँ हमारे यहाँ दी जाती हैं। देखिए लेकिन जिस तरीके का अब हो रहा है, जिस तरीके का माहौल 10 साल से बना हुआ है, हालाँकि शुरुआत में मोदी जी ने कोशिश की नवाज़ शरीफ को अपने स्वेरिंग इन में भी बुलाया और अफ़गानी वहाँ कहीं से लौटते हुए वो उतर भी गए अनअनाउंस्ड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तलवारें तनी, ना मेरा ना तू मेरा ना मैं तेरा। मतलब उनका क्या था कि दोनों तरफ का एक्सट्रीम, या तो आप बगैर बुलाए शादियों में पहुँच रहे हो उनकी और उनको बुला रहे हैं अपने स्वेरिंग इन में, या फिर ये कि हम तो बिल्कुल नहीं बात करेंगे, जो कि उसका नतीजा क्या हुआ था, ये पहलगाम का अटैक हुआ जो। नहीं, लेकिन मीनू जी एक सवाल और भी है कि मान लीजिए कि किसी तरीके से ट्रम्प के प्रेशर में आकर किसी भी रीज़न से मान लीजिए कि ये डायलॉग रिज़्यूम हो भी जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उसका पॉलिटिकल कॉस्ट तो बीजेपी को बहुत उठाना पड़ेगा। बीजेपी के ही लोग मुल्ला है, मुसलमान है, पाकिस्तान है और आतंकवादी है। ये कर के 12 सालों में, या फिर उससे थोड़ा-सा और कम कहें, कि जब से ये जो नॉर्मल जो बीजेपी का नैरेटिव हो गया, उसमें हर बात में पाकिस्तानी कहना, अब ऐसे में क्या ये रिज़म्पशन ऑफ डायलॉग पॉसिबल हो पाएगा? दोबारा ये सारे नॉर्मल चीज़ें हो पाएँगी भारत और पाकिस्तान में? इसका मतलब तो जी। ये भारत और पाकिस्तान का नॉर्मलाइज़ होना मतलब कि बीजेपी को अपने नैरेटिव को त्यागना पड़ेगा एक तरीके से। कैसे कर पाएगी बीजेपी? नहीं, आप देखिए ना कि अभी मंदिर का चढ़ावे की बात हो रही है, इससे बड़ी तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं। उनको कोई मतलब वो ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। तो सेम वे, क्योंकि इनके पास नैरेटिव को कंट्रोल करने की ताकत है। तो ये आज हो रहा है ना ट्रैक टू डिप्लोमेसी, कि कांग्रेस या उससे पहले की सरकारों के राज में लड़ाई भी चलती रहती थी, लेकिन ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी होती रहती थी। आपके कल्चरल रिलेशन भी होते रहते थे, एक दूसरे के आर्टिस्ट का आना जाना भी लगा रहता था, क्रिकेट के मैच भी खेलते रहते थे, वर्ल्ड कप हो या हमारे, कभी भी पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि खिलाड़ियों के साथ मैच तो खेल रहे हैं पाकिस्तान के, हाथ नहीं मिलाएंगे। मतलब ये नाटकबाजी। कांग्रेस के ज़माने में जो ये इस तरह की जिसकी आज बात हो रही है कि जो आपने पॉइंट्स गिनाए कि किन-किन पॉइंट्स को, यही पॉइंट्स को कांग्रेस के ज़माने में अमन की आशा का नाम दिया गया था। एक बहुत बड़ा सरकार का काम वो था। शायद आपको याद, आपने हो सकता है अपने राज्यसभा टीवी में कुछ प्रोग्राम्स भी किए हों। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो जो अमन की आशा प्रोग्राम था, वो यही प्रोग्राम था कि नेता ना मिले लेकिन लोग मिलते रहे आपस में, और उसी के आपने देखा होगा उसी कल्चरल एक्सचेंज के तहत बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया आते थे, पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के आर्टिस्ट इंडिया के आर्टिस्ट पाकिस्तान जाते थे, और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी पाकिस्तान में इंडिया में रिलीज़ होने से पहले इंडिया की फ़िल्में पाकिस्तान में देखी जाती हैं। आप पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट जिनको मैं बात कर रही हूँ, उनको सुनती हूँ तो वो हर दूसरी बात पे इंडिया की फ़िल्मों के डायलॉग बोलते हैं, इंडिया के एक्टर्स को याद करते हैं, इंडिया के गाने याद करते हैं वो। मतलब हर सेकंड उनका डायलॉग, मतलब कोई भी उनका जो शो है वो पूरा नहीं होता है इंडियन फ़िल्मों के ज़िक्र के बगैर। तो वो इतना अभी भी एक कनेक्शन बना हुआ है। तो जो ये अमन की आशा है, तो लेकिन इसको क्या किया गया, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि एक साथ नहीं चल सकते, गोली बोली और टेरर, ये वो पानी। अब ये क्या हुआ, जो पहलगाम का जो किस्सा हुआ, उसके इमीडिएट आफ्टर क्या किया इंडिया ने, ये इंडस वाटर ट्रीटी, उसको अबेंस में डाल दी। अबेंस में डालने का मतलब कि पानी को रोकना, कि भाई हमारी मर्जी होगी, क्योंकि उसमें जो ट्रीटी है उसमें 1960 में ये ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि 6 नदियाँ हैं इंडस वाटर सिस्टम में, ईस्टर्न रिवर्स और 3 ईस्टर्न रिवर्स, 3 वेस्टर्न रिवर्स। तो ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो है वो पूरी तरीके से इंडिया का कब्जा है, उसमें रावी, सतलज और ब्यास है, और वेस्टर्न रिवर्स है उसमें झेलम, चिनाब और सिंधु रिवर। ये जो है इंडिया से निकलती है और पाकिस्तान जाती है। उनका 20% पानी इंडिया इस्तेमाल करता है और 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। अब इंडिया ने ये जो वेस्टर्न रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, इसको लेके जो ट्रीटी हुई थी, क्योंकि हम जो ज्योग्राफी है उसको तो आप कभी ज़िंदगी में कभी नहीं नकार पाएंगे। ऊपर हम हैं और पाकिस्तान नीचे आता है, नदी ऊपर से पहाड़ से निकली और नीचे पाकिस्तान में गई, तो ऊपर से जो पानी आ रहा है, तो वो पानी जो है कंट्रोल में किसके आ जाता है, ऊपर वाले स्टेट के। जैसे कि हमारे ऊपर ब्रह्मपुत्र जो हमारी नदी है उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है, वो डैम वगैरह भी बना रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सेम वे इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को परेशान करने के लिए वो पानी रोक दिया इंडस का। तो देखिए उस वक्त इसकी
क्रिटिसिज्म भी हुआ था। हमने भी कहा था कि आप पानी रोकना कोई वजह नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 3 जंगें हुई हैं और बहुत टेंस रहे हैं रिलेशनशिप, मतलब ऑपरेशन सिंदूर से पहले। लेकिन कभी भी वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया, अबेंस में नहीं डाला गया। तो मेनली वहाँ पे झगड़ा हो रहा है कि वो लोग आर्बिट्रेशन में भी गए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में ये ट्रीटी हुई थी। ये लोग आर्बिट्रेशन में भी गए, और आर्बिट्रेशन में गए तो वहाँ पे पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया गया कि नहीं, पानी नहीं रोक सकते आप, लेकिन इंडिया ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो ये जो अभी आप जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वहाँ एक्चुअली यहीं से शुरुआत हुई। ये बताया जा रहा है कि कतर में मुलाकातें हो चुकी हैं इनकी, और अब यहाँ हो रही हैं पाकिस्तान श्रीलंका में बातचीत हो रही है। तो वहाँ जो बातचीत हो रही है उसमें एक दूसरा पॉइंट ये है कि कश्मीर के बारे में शांतिपूर्वक सुलझा लिया जाए। नीरू जी, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था जब ये ट्रैफिक का झगड़ा चल रहा था, हाँ, कि ट्रम्प जो है सबसे पहले इस कश्मीर की समस्या के लिए सुलझाने आए। आपने एक आध और प्लेटफॉर्म्स पर, आई थिंक पब्लिक इंडिया पे जो मैं प्रोग्राम कर रही थी, आपने उसमें भी ये बात कही थी कि आपको ताजुब नहीं होगा कि जब ट्रम्प दबाव डाल के और कश्मीर का समस्या भी पाकिस्तान और भारत के बीच में रिजॉल्व करवाएंगे। जी, तो जो ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात है, जो कांग्रेस के ज़माने में तो और उससे पहले की और भी सरकारें आई, वो खुलेआम होता था और सबको पता होता था कि भाई ट्रैक टू डिप्लोमेसी मतलब कि इसमें सरकार के लोग नहीं हैं, सरकार से इतर। जैसे अब राम माधव का नाम और जनरल नरवणे का नाम आ रहा है, जिनकी किताब का बड़ा बवाल मचा था, राहुल गांधी ने जिनकी किताब को कोट किया था। अब इन्होंने उन्हीं नरवणे साहब को ले लिया। आप चला के देखिए इनकी उन नरवणे साहब को, और इसीलिए नरवणे साहब भी कर गए कि मेरी तो किताब ही नहीं है। तो नरवणे साहब और वो जो वहाँ जा रहे हैं, तो वो मतलब नरवणे साहब को अपनी तरफ मिला लिया कि भाई अब उधर मत जाना, उनकी भाषा मत बात कर। बिल्कुल। अच्छा, वो चले भी गए, बिकॉज वो जनरल है, और हो सकता है पता नहीं क्या चीज़, क्या उनका चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। तो ये जो अब ये जो चल रहा है, देखिए, अपने पड़ोसी के साथ आप कांस्टेंट टेंशन या लड़ाइयाँ नहीं मोल ले सकते। हर वक्त आप लड़ाई नहीं ले सकते हैं हम पड़ोसी के साथ, और आप पड़ोसी को चुन भी नहीं सकते कि भाई दोस्त है तो होता है ना कि ये नहीं चलेगा तो दूसरा बना लिया, दोस्ती कर ली। पड़ोसी तो पड़ोसी हमेशा ही रहने वाला है। आप जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक पड़ोसी के साथ रहना होगा। लेकिन हमारी जो कहते थे इन दोनों की, या कहिए कि एक बदकिस्मती ऐसी कि इनका इन दोनों देशों, मतलब इंडिया तो पहले से ही था, जो जन्म हुआ 2 देश बने, तो वो बहुत बड़ा एक वायलेंट माहौल था, जिसके बारे में सब जानते हैं। मैं उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि डिवीज़न किस माहौल में हुआ। और उसके बाद से जो, और फिर चांस की बात ये थी कि दोनों का रिलीजन अलग अलग था। मान लिया अभी जर्मनी का डिवीज़न हुआ तो वो रिलीजन का तो झगड़ा नहीं था, एटलीस्ट कि रिलीजन तो सेम था। यहाँ क्या है कि डिवीज़न हुआ, और यहाँ रिलीजन एक दूसरे के पहले ही दुश्मन थे, वो हिंदू मुस्लिम, और वो और पूरी तरीके से हेट्रेड में बदल गया। लेकिन कांग्रेस की सरकारों के टाइम इस चीज़ को ईज आउट करने की हमेशा से कोशिश रही। इफ़ यू रिमेंबर, मोदी जी ने अपने एक चुनाव में 2017 के चुनाव में एलिगेशन लगाया था कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे ये बैठ के वहाँ इनके दूतावास में। और होता क्या था उसमें, यही लोग जिसमें आपने मणिशंकर अय्यर वगैरह के जिक्र बार बार आते रहते हैं, एक विनोद शर्मा हमारे एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, वेटरन, वो, और एक बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो कि ये जो बातें होती हैं आपस में, कल्चरल एक्सचेंज होते थे, उनमें इंस्ट्रूमेंटल थे वो लोग, वो इस चीज़ को करते थे। उससे क्या होता है, और व्यापार भी चलता रहता था। अब तो हमारा व्यापार ना के बराबर हो रहा है, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है। तो ये सारी चीज़ें, आप ये देखिए कि जंग होती रही और व्यापार भी चलता रहा, पानी भी चलता रहा, और लड़ाई होती रही। तो लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को जारी रखें तो उनका वोट बैंक के ऊपर खतरा आता है। कांग्रेस के टाइम में ये आपको लगता है कि ट्रम्प इस हद तक प्रेशर बना पाएंगे मोदी जी के ऊपर कि भाई अब आप ऐलानिया आप नॉर्मल करिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लड़ाई? तो ये तो मोदी जी के पूरे नैरेटिव की बहुत बड़ी हार हो जाएगी अगर ऐसा हो गया। अब देख नहीं रहे हैं, अभी आपने अभी हिज एक्सीलेंसी नहीं देखा? अभी वो हिज एक्सीलेंसी किस चीज़ का सूचक है? हिज एक्सीलेंसी, हिज योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी ये, एक्सीलेंसी ये, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारी दबाव में है। अभी आपने देखा अडानी का जिस मुकदमे को वो सोच रहे थे मैंने तो ले दे के निपटा दिया है मामला, वो दोबारा से जाग गया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि भाई इसके डिटेल्स बताओ कि किस वजह से तुमने वापस लिया ये मुकदमा। तो वो रिवाइव होने की तरफ है वापस, तो वो तलवार वापस से लटक गई है मोदी जी के ऊपर। टैरिफ का मुकदमा, टैरिफ का झगड़ा वैसे ही चल रहा है। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एप्स्टीन फाइल का अभी कोई रिजोल्यूशन हुआ नहीं है। अभी तो एप्स्टीन फाइल बैक बर्नर पे बैठी हुई है, जिस दिन फिर दोबारा से मॉन्स्टर खड़ा होगा तब आप देखिएगा। तो वो सब ट्रम्प के हाथ में कि कौन सी रिलीज़ करवाए कौन सी ना करवाए,
तो उसके लिए मोदी जी को कुछ तो देना पड़ेगा। गिव एंड टेक आप है ये तो। पॉसिबिलिटी आप पॉसिबिलिटी क्या देखती हैं? मेरे जी बस लास्ट के 2 सवाल हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है कि ट्रम्प इतना दबाव मोदी जी को के ऊपर डालेंगे कि भारत और पाकिस्तान की कम से कम ये सब सर्विसेज़ शुरू हो जाएँगी, वीज़ा सर्विस, वाघा अटारी बॉर्डर, मुज़फ़्फ़राबाद जो बस सर्विस है वो सब शुरू हो जाएगा, वीज़ा सर्विसेज़ बहाल हो जाएँगी, रीइंस्टेटमेंट ऑफ जो हाई कमिश्नर्स है वो सब हो जाएगा। तो ये ट्रम्प के प्रेशर में आके मोदी जी ये कर देंगे मुझे लग रहा है। देखिए अदरवाइज तो आप क्या समझते हैं कि ये ट्रम्प का ही प्रेशर है जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू हुई है, जो राइट। लोगों को भेजा जा रहा है। अदरवाइज तो कुछ हो रहा था यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लोहे का पर्दा खिंचा हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, और ये था कि यहाँ तो न्यूक्लियर बॉम्ब डालने तक की बातें हो रही थी और अभी भी होती रहती है। जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है उनको इसीलिए तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी को चुपचाप कर रहे हैं, ताकि जो इनके लोग हैं वो सकते में ना आ जाएं कि ये क्या कर दिया मोदी जी। अब किसको गाली देंगे, किसको पाकिस्तान भेजेंगे अब इनको जो ये आंदोलन जीवी है, अर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको तो पाकिस्तान भेज देते थे, ये तो पाकिस्तान के सपोर्ट से बोलते थे। अब किसको क्या गाली देंगे, तो इसी उनको क्योंकि अपने उनके ऊपर क्या है कि इधर कुआं है इधर खाई है। उधर जो ये जो ट्रम्प है उधर से उसने उनके ऊपर आंखें दिखा रहा है कि मानना पड़ेगा। इधर अपनी जो डोमेस्टिक जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जो इनके जो वोट बैंक है, वो उसका दबाव है कि किसकी माने, और दोनों बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो मोदी जी चुपचाप चुपचाप इसमें कर रहे हैं। मान लिया इंडस ऑर्डर का पानी रोक दिया, किसको क्या पता चलेगा, और खोल दिया, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन हुआ क्या कि तो लोग चलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने पाकिस्तानी चैनल्स पे सुना था इस बात को, आज नहीं, मैंने हफ्ते से सुन रही हूँ मैं इस बात को, वो जो कह रहे थे। तो वो चीज़ जो है वो खुल गई, क्योंकि उनको तो कोई नहीं छिपाएंगे ना, वो तो अपनी जीत बताएंगे। पाकिस्तानी चैनल्स क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि क्या मोदी जी अब रिश्ते बहाल करने वाले हैं, मोदी जी और शहबाज शरीफ साहब मिलकर? पाकिस्तानी देखिए चैनल्स ये क्या कह रहे हैं? ये ये होने वाला। मैं अभी अभी सुबह ही सुन रही थी एक उसका पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के चैनल पे, जो माइकल कोगलमैन है, एक बहुत इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, आपने सुना भी होगा उनका नाम। वो बोल रहे थे, उन्होंने कभी अभी लेटेस्ट आर्टिकल लिखा है टाइम में, मैगजीन में, वो उसमें लिखा है उन्होंने कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस रिस्टोर होने वाली है। तो इट मीन्स, क्योंकि वो हम वाशिंगटन में रहते हैं, थिंक टैंक का भी हिस्सा है वहाँ पे, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ चल रहा है। अब उसको सोचने वाली बात है कि भाई अगर पाकिस्तान से मोदी जी हाथ मिला लेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे, क्योंकि पाकिस्तान से हाथ मिलाने का मतलब है मुसलमानों को मारना पीटना बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि नहीं, ये हो दबाव सकता है कि बुलडोज़र बुलडोज़र का जो पूरा ये जो लुक है, दिया है अपने लुक एंड फ़ील अपने पॉलिटिक्स को मोदी जी ने, तो वो भी मेरे ख़्याल से बंद करना पड़ेगा, मुसलमानों को अटैक करना बंद करना पड़ेगा। ये तो फिर अजूबा ही हो जाएगा देश में, मुझे लगता है। उससे मतलब नीलू, पाकिस्तान से हाथ पे इस समय पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मतलब मोदी जी, मेरी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, और मोदी जी पूरा आर्मी फटीक पहन के और लेके कि अभी बस फाइटर जेट उड़ाने जा रहे हैं। इफ यू रिमेम्बर, वो लगाई थी उन्होंने पूरे सड़कों के ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। होर्डिंग्स। तो मोदी जी तो पूरे कॉम्बेटिव मोड में थे, और वो अचानक से सारा कुछ छोड़ के आपको आना पड़े, तो उससे तो ये पता चलता है कि मोदी जी की पॉलिटिक्स खत्म होने की कगार पे है। जो आजकल बातें चल रही हैं कि अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, और इफ़ यू रिमेंबर कि जो ये गौर हैं, सर्जियो गौर हैं, ये अभी-अभी अमित शाह से मिले हैं। उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गूगलमैन ने। उसने बोला कि प्रोबेबली वो सक्सेसर के तौर पे अपने को साबित करना चाहते हैं कि आई एम आल्सो कैपेबल टू मीट फॉरेन डिग्निटरीज या फॉरेन गेस्ट, या मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड से आई कैन आल्सो मीट, आई एम कैपेबल। लोगों को कहते हैं ना कि वो नहीं, आया तो हो नहीं है। सकता है कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो ये ट्रैक शुरू हुआ है, मेरा आखिरी सवाल है कि भाई मोदी जी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी और अमित शाह की नई पारी शुरू होगी अगर वो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और भाई मोदी जी के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने दबाव है, वो अपनी राजनीति नहीं कर पाएंगे, तो फिर अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के कुछ नई चीज़ें हो सकता है करे फिर बीजेपी। देखिए, देखा जाए प्रैक्टिकली तो दोनों की सोच में तो कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, लेकिन क्योंकि इंसान बदल जाएगा, तो एक तरीके से क्या होता है ना कि एक इंसान के साथ एक उसका माहौल भी चला जाता है, उसके चारों तरफ जो बिल्कुल। बना हुआ है, उसका ऑरा भी खत्म हो जाता है। उसके बारे में जो उसने जो अपनी एक एक पूरा एक
महल बनाया हुआ होता है अपने चारों तरफ, वो भी गिर जाता है। अब ये मैं कह नहीं सकती हूँ कि अमित शाह ही बनेंगे डेप्यूटी पीएम, हो सकता है किसी और की तैयारी हो सकता है, यू नेवर नो भई, कुछ भी हो सकता है, अभी बोलना नहीं चाहती हूँ मैं कि कुछ भी हो सकता है। मोदी जी की पॉलिटिक्स खत्म होने का मतलब है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप जो देखेंगे, जो बातचीत देखेंगे, तो हो सकता है भई फटाफट मोदी जी के 100 कंट्रीज़ तो पूरे कर लिए हैं, वो सोच रहे होंगे भैया सब कर लो ट्रैवल, कोई रह ना जाए, बिल्कुल, बाद में पछताना पड़े कि अब कैसे जाऊँ। तो बहुत कुछ हो सकता है। ये पाकिस्तान से रिस्टोर होने का मतलब कोई पाकिस्तान से अचानक प्रेम नहीं जाग गया है मोदी जी का कि ये बिल्कुल, जाग गए बिल्कुल। हैं। अभी और मोहन भागवत भी 13 जून या 12 जून को कुछ बोल रहे थे इसी संबंध में कि हमें उनके साथ रिस्टोर करना चाहिए। और आपको ध्यान होगा कि राम माधव वहाँ भी बोल के आए थे हडसन इंस्टीट्यूट में अभी। आप ही के यहाँ शो भी हुआ था एक, बिल्कुल, हडसन बिल्कुल, इंस्टीट्यूट बिल्कुल। में पूरी सफाइयाँ कि ये करके आई। कहने तो वो ये गए थे लेकिन वो ये इन्हीं चीज़ों की बिल्कुल, बिल्कुल। बेस बनाने के लिए गए थे, ग्राउंड तैयार करने के लिए गए थे कि फर्दर टॉक्स कैसी होंगी। इनके ऊपर ये जो बातचीत चल रही थी उसके ऊपर बड़े क्लोज़ वॉच रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। उससे हमें पता चलता रहे कि क्योंकि ये लोग तो छुपाते रहते हैं। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी बिल्कुल, ये तो बाहर से खबरें लीक हो गई और अभी ये लेटर लिखे गए। इस तरीके के लेटर्स और इस तरह की बातें तो जो मोदी से पहले के जितने भी सरकारें थी, सब ने हमेशा इस चीज़ को इतना टेंशन को इतना एस्केलेट नहीं होने दिया कि बस आपको झूठ बोलना पड़े कि हमारे जवान मरे या नहीं मरे, हमारे जहाज़ गिरे या बिल्कुल, नहीं गिरे। इतना झूठ बिल्कुल, झूठ नहीं बोला गया, क्योंकि झूठ कब बोलना बिल्कुल, पड़ता है, जब आपने झूठ का एक पूरा फसाड खड़ा कर रखा है। उसके पीछे बिल्कुल, खुद को छिपे बिल्कुल, बैठे हैं। तो वो बिल्कुल। चीज़ आपका जो है और बहुत लंबा और ये चलने वाला भी नहीं था, क्योंकि आप उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, कैसे कर बिल्कुल, पाएँगे? और रही सही कसर इस आपके ऑपरेशन सिंदूर का जो जी, मिसएडवेंचर था, इसने खेल को पलटा है नीलू। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर ना होता तो ये हालात ना होते, जो आज बिल्कुल, बन गए हैं। ना पाकिस्तान जी, बॉस बनता, ना लाडला बनता, ना चहेता बनता और ये सारी चीज़ें एक ऑपरेशन सिंदूर है इस सब की जड़ में। तो अभी बिल्कुल। देखना होगा कि क्या होगा और कश्मीर के बारे में लेट अस सी कि क्या नया डेवलपमेंट होता है, कुछ भी हो बिल्कुल, सकता है अभी जी हाँ, जी। बिल्कुल।